बात कर रहे हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर 3 चल गया है हमारा, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हालांकि आप लोगों को इंग्लिश में ही समझना है और समझने के साथ साथ दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जस्ट बस चैप्टर को रीड कर लिया है और बात खत्म कर दी इंग्लिश की तरह, ऐसा नहीं करना है। तो आपको समझना चाहिए एटम्स का मतलब क्या होता है, परमाणु। हालांकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी के लिए, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आपको पता हो। और अणु के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, हम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। तो इस चैप्टर का जो नाम हो गया वो हो गया परमाणु एंड या एव अणु। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा परमाणु क्या है, यानी एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। ये आपको बहुत आसान है समझने के लिए। देखिए कैसे आपको दिख रहा है, एटम क्या है, छोटा लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर कर भी सकते हैं तो उसके बारे में मैं अगले चैप्टर की बात आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगले चैप्टर में बताया गया है कि एटम्स को डिवाइड करना है, नहीं करना, कैसे करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो हमारी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम्स होता है। ठीक है, और एटम्स से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा एक एग्जाम्पल है, अगर आप समझेंगे तो वो एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल है, आप लोगों ने ब्रिक्स तो समझते हो, ईट समझते हो, ईट, और एक दीवार समझते हो, एक दीवार समझते हो। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं ईट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, प्लीज़, है ना। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको एग्जाम में लिख दें, ऐसा नहीं लिखना। ये हमारी दीवार हो गई, ये हमारी क्या है, दीवार है, यानी वॉल है, और ये हमारी क्या है, ब्रिक्स है। ठीक है, अब जरा समझना, दिमाग में बैठा के रखना, और मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए ये लाइन मैंने खींच ली है डिफरेंस करने के लिए, टू। ठीक है, आपको एक बात बताना, जो सबसे ईट जो है, ईट यानी कि ब्रिक से क्या बनती है, दीवार बनती है, दीवार से ब्रिक बनती है। आप बोलोगे सीधी सी बात है कि सबको पता है कि ईट से यानी कि ब्रिक से क्या बनती है, दीवार बनती है, यानी वॉल बनती है। तो सबको पता है एटम्स से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम्स से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। क्योंकि जैसे जैसे ईटों से मिलके दीवार बनती है, ऐसे ही एटम्स से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। आई थिंक आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई पूछेगा क्या मॉलिक्यूल से एटम्स बनता है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, आप बहुत आसान से बता सकते हो, क्योंकि एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब आप क्या होगे, क्या जो हमारी ब्रिक्स है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर सकती है बहुत सारी जगह, यानी इसमें तो केमिकल रिएक्शंस की बात आती है। आप नॉर्मली सोचिए, जैसे कि ईट है, हम ईट का क्या यूज़ कर सकते हैं, नहीं ब्रिक्स का क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए मजाक की बात है, सीरियसली मत लेना, बस समझना जरूरी। जैसे हम ईट से क्या कर सकते हैं, किसी का सर पे मार सकते हैं। देखिए वैसा कि ये कोई काम नहीं है, ये तो बहुत गंदा काम है, आप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसका यूज़ क्या कर सकते हैं। क्रिकेट खेलते हैं कभी, तो क्रिकेट के लिए स्टंप का यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ईट का कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड क्या होती है, उससे दीवारें बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। और क्या है, हम उसको किसी टायर के नीचे लगा सकते हैं, ब्रेक के लिए, बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। जबकि क्या आपने कभी देखा है कि मॉलिक्यूल्स, किसी ने बोला भाई एक काम कर, उसने या कोई रिपोर्ट लिखाने गए पुलिस स्टेशन, उसने बोला कि सर उसने ना हमारी दीवार ना मेरे सर पे दे के मारी। यार इट्स नॉट पॉसिबल, ये कोई मजाक की बात है। हाँ, अगर कोई बोलेगा कि जी उसने मेरे ब्रिक्स यानी ईट मेरे सर पे मारी तो मान लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि एटम यानी कि ईट जो है वो क्या है, किसी के सर में मारी जा सकती है, दीवार बनाई जा सकती है, स्टंप बनाए जा सकते हैं, ब्रेक लगाया जा सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स यानी दीवार, दीवार क्या काम करेगी, दीवार किसी छत को स्टैंड करने का ही काम करेगी, और ज़्यादा काम वो नहीं कर सकती। यानी कि एक नॉर्मल जो है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ आ गई। यानी मैंने दो बात बता दी है। फर्स्ट क्या बताई है हमने आपको, फर्स्ट क्या बताई है हमने आपको कि एटम जो है सबसे स्मॉल होता है, मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, और दूसरा एटम जो है इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, मॉलिक्यूल्स नहीं कर सकता। मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो, क्योंकि थोड़ा चैप्टर डिस्क्राइब करना है तो टाइम लग जाता है। थर्ड पार्ट आप समझो, बहुत 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 मजेदार, बहुत मजेदार। अब एक काम करते हैं, हमने क्या करा है, जो हमारी रोड है, रोड पे हमने क्या करा, एक तरफ ब्रिक्स रखी हुई है और एक दीवार बनी हुई है। अच्छा, आपने देखा है कभी कोई बोल रहा हो कि यार क्या हुआ, रात ना बहुत सारे चोर घूम रहे थे और वो उन्होंने क्या करा, मेरी एक दीवार ले गए। आपने सुना है? नहीं, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि भैया यार यहाँ पे मेरी बहुत सारी ईंट रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं रात कौन आ गया और लेके चला गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारी ईंट है वो क्या है, वो सुरक्षित नहीं है। यानी क्या है, वो सुरक्षित नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो क्या है, नहीं रह सकती। अगर उसे इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र यानी कि अलग अगर ईंट को हम रख दें तो क्या होगा, वो चोरी होने का उनका डर है, हो सकता है वो चोरी हो जाए। तो इसलिए दीवार को अगर आप एक बना दें तो ऐसा नहीं है कि रात को कोई वही चार आदमी आए मिलकर और एक दीवार उठा के ले गए, यार ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मैं एक बार बता दूं, जो एटम है यानी कि ईंट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, जबकि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है।
है। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये मैं एटम्स के बारे में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, तो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है। एटम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है बट इंडिपेंडेंट रह नहीं सकता। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता लेकिन अलग रह सकता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन फिलहाल हम चैप्टर को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ये चैप्टर्स के बारे में बेसिक से सिंपल सी बारे में जानकारी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये पॉइंट है, मैं इसको समझा देता हूँ क्या है ये, जरा मैं आपको बताता हूँ क्या है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि उसको संयोजन करने का जो लॉ है, केमिकल लॉ है, वो क्या है मैं आपको बताऊँ। द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वी एस्टैब्लिश आफ्टर मच, आगे भाई बात ऊपर जाना पड़ेगा हमें, आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लवाइजियस एंड जोसेफ एल प्राउड्स। लवाइजिए एव जोसेफ एल प्राउड ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्या करा, एक केमिकल कॉम्बिनेशन का एक टू नियम्स हमको, टू लॉज हमको दिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा, हमको क्या दिए हैं, टू लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। यानी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद किसने किए हैं, साइंटिस्ट का नाम एक बार और देख लेते हैं, लवाइजिए एंड जोसेफ एल प्राउड्स। ठीक है, शायद मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो भाई सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे हमको सबसे पहला जो लॉ है आपको दिख रहा होगा क्या है, सबसे पहला लॉ है हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। कंजर्व करने का मतलब होता है संरक्षण करना, यानी कि बचा के रखना। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि इज देयर ए चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन का चेंज होता है तो क्या मास में कोई चेंज होता है, ये हम इस लॉ में हमको बताया जाएगा। यहां पे लिख रहा है इन देयर ए चेंज मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस। ठीक है, तो जब किसी केमिकल चेंजेस कंप्लीट होता है तो क्या कोई हमारा जो मास है उसमें भी कुछ चेंज होता है। तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है भैया, एक्टिविटी दी हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। शायद मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, लेकिन पहले मैं इसका पॉइंट बता देता हूं, जो पॉइंट मेन रखता है आपको, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पे दिख रहा है, शायद मैं टिक नहीं कर पाया, देखिए अब कर पाता हूँ। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट द मास कैन नाइदर बीन क्रिएटर नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन में जो हमारा मास है उसको ना तो क्रिएट किया जाता है, यानी ना तो उसको बनाया जाता है, और नॉट डिस्ट्रॉय, नहीं उसको ख़त्म किया जाता। अब मैं सो सिंपली लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करता हूँ, क्या डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा मास है उसको ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी कि जो हमारा मास है वो वही रहेगा, चाहे केमिकल रिएक्शन हुई हो या नहीं हो। केमिकल रिएक्शन से मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमको बताया है कौन साइंटिस्ट हैं, लवाइजिए एंड जोसेफ एल प्राउड्स ने हमको जो रूल दिए हैं दो केमिकल रिएक्शन के, उनमें से पहला है हमारा केमिकल रिएक्शन वाला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपरेशन। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको मैंने ये समझा दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का चेंज नहीं होता है, नहीं उसको क्रिएट किया जाता है, नहीं उसको बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट समझाने का मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा देता हूँ। देखो, इन्होंने सिर्फ इतना किया है, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा सा समझाता हूँ। सीधा वहीं चलता हूँ जो फ्लास्क मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ कि इन्होंने क्या किया, एक एक्स सॉल्यूशन लिया है, एक वाई सॉल्यूशन लिया है। जो एक्स सॉल्यूशन है आप देख पा रहे हैं कि वो एक छोटी सी स्मॉल ट्यूब में लिया हुआ है, और ये बड़े फ्लास्क में लिया हुआ है हमारा कौन सा, केमिकल वाई। तो इन्होंने क्या किया, देखिए मैं आपको बहुत सिंपली सी बात बता रहा हूँ। ये जो ट्यूब दिख रही है इसमें एक सॉल्यूशन है, और जो बाकी बच रहा है उसमें भी एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है। ऐसा मान लेते हैं कि उसमें कितना है, 1 किलो है और इसमें 5 किलो है। ठीक है, तो हमने दोनों का वेट किया, कितना बैठा, दोनों का जो वेट किया, इसमें 5 किलो बताया ना मैंने, और इसमें 1 किलो, तो कितना होगा, 6 kg हो गया। टोटल दोनों में कितना हो गया, 6 kg हमने वेट कर लिया। बाद में क्या किया, इस ट्यूब को निकाला और इसमें इस वाले सॉल्यूशन में मिला दिया। यानी कि ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना, इसमें जो ट्यूब थी इसका निकाल के सॉल्यूशन इसमें मिला दिया। अब दोनों में सॉल्यूशन मिक्स हो गया, तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन हुई हो। इस केमिकल रिएक्शन के बाद हमने वेट को चेंज किया,
यानी वेट हमने इसका किया तो भी हमारा कितना आया, 6 kg आया। यानी उससे ये बात साबित होती है, क्या साबित होती है कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सही बैठता है, यानी कि हमारा जो है वेट यानी मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हालांकि वेट एंड मास में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको शायद फिजिक्स वाले जो चैप्टर है उसमें समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या जी का फ़र्क होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल हम आते हैं उसके सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि हमारा जो अनुपात होता है ना, अनुपात उसका जो स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट को बोलते हैं स्थिर और प्रोपोर्शन को बोलते हैं अनुपात, और लॉज को बोलते हैं नियम। तो यानी कि स्थिर अनुपात का नियम हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें भी वही साइंटिस्ट है लवाइजिए, और along with other scientists noted the many compound were composed of two, मैं शायद लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ, तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लवाइजिए along with other scientists noted that many compound were composed of two or more element, each such compound had a same element in the same proportion irrespective they of where the compound come from और who prepared it। यानी कि लवाइजिए और जो अदर साइंटिस्ट ने, उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि क्या नोट किया कि दे मैनी कंपाउंड, यानी बहुत सारे कंपाउंड यानी यौगिक, यानी क्या बने होते हैं, वे आर कंपोज्ड मतलब बने होते हैं टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर मतलब दो या दो से ज़्यादा, अधिक से बने होते हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि उनमें जो है जो भी हमारा सब्सटेंस होगा उसका जो होगा क्या, जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे वो किसी भी प्लेस से बनाए हों, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाए हों, चाहे वो कहीं भी बनाए गए हों, यानी कि उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। मुझे पक्का पता है आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए एक एलिमेंट ले लीजिए, आप कोई भी एक एलिमेंट ले लिए, कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अगर हमने कोई एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर हमने बहुत सारे एटम्स है, बहुत मैनी एटम्स है, तो मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सारे सेम होंगे। क्या होंगे, सारे सेम होंगे। तो क्या होता है, बिल्कुल उनका वो सेम होता है। यानी कि अगर किसी के जो जो उसके सारे जो क्या बोलते हैं, उसके जो अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे, एक से होंगे, यानी कि एक ही अनुपात में होंगे, यानी एक ही पॉइंट में होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी दे रखा है, शायद मैं सही देख पाऊंगा, तो हाँ बिल्कुल सही पहुंचा। द लॉ वाज स्टेट बाउ प्राउड्स एज इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट, ऑल एलिमेंट इज डिफाइंड डेफिनिट प्रिपरेशन बाय मास। यानी कि क्या, कि किसी भी एलिमेंट का, यानी किसी भी क्या है, इन एक केमिकल सब्सटेंट में द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट, यानी ऑलवेज ये एलिमेंट में जो है सदैव क्या होगा, एक प्रेजेंट होगा एक कांस्टेंट मास के प्रिपरेशन, यानी कि उनका जो मास होगा, यानी वो मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी एलिमेंट में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की किसी भी एलिमेंट में क्या होता है, ये जो अंदर प्रेजेंट होंगे ना, उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा। मैं आपको फिर समझा दूं, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो बताना चाह रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। अब दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या दूसरे तरीके के पार्ट्स होंगे, यानी कि अगर कोई एक चीज़ बनी हुई है तो उसके अंदर जो चीज़ें बनी होंगी वो एक ही टाइप की होंगी, फिर जो दूसरी चीज़ होगी उसके अंदर जो होगी वो दूसरी टाइप की होगी, लेकिन एक के अंदर एक ही टाइप की होगी, दूसरे के अंदर दूसरी टाइप की होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 5 ग्राम दूसरी चीज़ की, 5 ग्राम दूसरी चीज़ की, 5 ग्राम, ऐसा नहीं होगा, मतलब एक ही टाइप की। ये समझाने की कोशिश उन्होंने की है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब वैसे तो मैं डाल्टन के बारे में आपको क्या बताऊं, डाल्टन 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब, किसके, जुलाया समझते हो, जुलाया, हाँ उसी परिवार में हुआ था। यानी कि 12 ईयर्स की एज में इन्होंने क्या है, अपने जो टीचर्स है ना, जब ये 12 ईयर्स के थे तभी इन्होंने एक टीचर के रूप में अपनी जो जीवन है वो स्टार्ट कर दिया था। और सालों बाद, मतलब सॉरी कितने, 7 ईयर्स है ना, 7 ईयर्स लेटर बिकम ए स्कूल प्रिंसिपल। यानी कि 12 ईयर्स के तो थे और 7 ईयर्स आप लगा लो, आप 7 और 2 कितने हो गए, 19 के जब वो थे तो उन्होंने क्या कर दिया कि स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। और 1793 आपको दिख रहा है कहीं, 1793 में जॉन डॉल्टन ने एक कॉलेज में क्या किया, जो मैथ्स होते हैं और फिजिक्स होते हैं और केमिस्ट्री होते हैं, आप सोच रहे हो
फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी एंड मैथ्स भी पढ़ाने के लिए क्या है, मैनचेस्टर चले गए। कहाँ पे चले गए वो? मैनचेस्टर चले गए वो पढ़ाने के लिए 1793 में। उन्होंने अपने जो ज़्यादातर जो जीवन है उसका जो ज़्यादातर रिमेनिंग पार्ट जो था, सॉरी, जो ज़्यादातर फुलफिल पार्ट है उनका, वो क्या है, टीचिंग में और रिसर्चेज में उन्होंने वेस्ट नहीं किया, सॉरी यूज़ किया, सॉरी वेस्ट नहीं कह सकता मैं। 1808 में उन्होंने क्या करा, एटम के जो प्रिंसिपल्स है उसको हमें बताया और उन्होंने बहुत सारे इसके बारे में रिसर्च किए हैं। तो डाल्टन के बारे में मैं बस ऐसे ही बता दिया, आपको थोड़ा पढ़ लेना, आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपाउंड स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझना चाहिए। यानी कि डाल्टन ने जो हमको बताया था, किसमें, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी में, उसमें बताया कि ऑल मैटर जो हैं, यानी कि जितने भी मैटर्स हैं वो क्या हैं, चाहे वो क्या हो, कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो क्या बने हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद द पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी में भी स्टेट एज फॉलो। तो यानी कि डाल्टन के जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी थ्योरी हैं, वो इस बारे में बात करती है। क्या किस बारे में बात करती है? जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। टाइनी समझते हो? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स। यानी ऑल मैटर्स, यानी जितने भी मैटर्स आपने देखे हैं, जितने भी मैटर्स को वैसे क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। द्रव्य। एक होता है द्रव, उसको बोलते हैं लिक्विड, एक होता है द्रव्य, उसको बोलते हैं मैटर। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, खैर बाद में बात करेंगे इस बारे में। यानी कि ऑल मैटर, यानी जितने भी मैटर्स बने हुए होते हैं उनमें क्या, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी वेरी टाइकल्स मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे वो बने होते हैं, और जिनका उनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? एटम। सेकंड वाले की बात करें तो क्या है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया था, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ की बात कर रहा हूँ। एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो हमारा एटम है वो सबसे क्या है? इनडिविजिबल, यानी कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो सबसे बहुत ही छोटा एक पार्ट है, पार्टिकल है, जो केमिकल रिएक्शन में ना तो बनाया जा सकता है और नहीं भी उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। थर्ड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि उनके अंदर, ये वाला पॉइंट है जो सेकंड रूल हम समझा रहे थे। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। यानी कि सारे एटम्स की जो मास हैं और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन आपको ये भी बात बता दूं मैं, जो अलग अलग तरीके के जो हमारे एलिमेंट हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनकी मासेस और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, सेम होती हैं। और यहाँ पे आपको लास्ट वाला दिख रहा होगा, सॉरी उससे पहले शायद मैंने छोड़ दिया है। एटम्स कंबाइंड इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ ए कंपाउंड। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो हमारे एटम्स हैं उनकी जो छोटी सी जो संख्या है, उनके जो रेशियो में क्या करते हैं? संयोग, यानी कि रिएक्ट करके क्या बनाती है? यौगिक बनाती है। एटम कंबाइंड ए रेशियो, यानी कि कंबाइन करता है द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर फ्रॉम कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे संख्याओं के संयोग करके ही वो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। यानी ये समझ लिए छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है, ऐसे समझने की बात करते हैं। द लास्ट वाली पॉइंट करें, द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड ऑफ द एटम्स ऑफ कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। यानी कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स के कंपेयर में जो होती है संख्या या नंबर्स जो होता है वो क्या होती है? एक कांस्टेंट होती है। और यहाँ पे आप लिख रहा है, यू विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर विल देयर एटम मेड बी स्प्लिट स्मॉलर पार्टिकल। यानी कि मैंने आपको बताया है कि हम अगले चैप्टर में इस बात को पढ़ेंगे कि जो एटम है वो छोटे छोटे, उसमें भी क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको नीचे दिखाने जा रहा हूँ, इनको आप ढूंढें, उनको करने की कोशिश करें। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आगे पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है? प्लीज़ ध्यान से देखते रहो, पूरा देखें। पूरा नहीं देखोगे कोई भी लेक्चर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ 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 पूरा देखें, ठीक है? और ये नीचे जो क्वेश्चन हैं वो आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके भी दूंगा,
चिंता नहीं करना। और ये वाले जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज़ एटम क्या है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है भाई, ओके।